ऑफिस एड्रेस ये नहीं होता। मेरा ऑफिस एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ये नहीं है, कुछ और है। और मैं इस समय देवगन धर्मशाला के अंदर बैठा हुआ हूँ, 111 नंबर ऑफिस के अंदर, राइट। तो मैं वहां पर ऑफिस नंबर 111, फर्स्ट फ्लोर, देवगन धर्मशाला, रेलवे रोड, काठमंडी रेलवे रोड, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा। अगर मैं इतना लिख रहा हूं तो यकीन मानिए मैं कहीं भी, चाहे मैं फेसबुक यूज करूं, चाहे मैं व्हाट्सएप यूज करूं, चाहे मैं अपना कोई अकाउंट बना रहा हूं, चाहे मैं कहीं भी वैसे लिख रहा हूं, मैं जहां भी यूज करूंगा मैं इस कंप्लीट एड्रेस को ही यूज करूं। जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर यूज करूं मैं इस कंप्लीट एड्रेस को यूज करूं, एज इट इज यूज करूं, जितना मैंने अभी बोला, राइट। हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक अकाउंट बना रहे थे, लिख दिया 111 देवकर्ण धर्मशाला, रेलवे रोड, बहादुरगढ़, छुट्टी। अब मैंने वहां पर काठमंडी हटा दिया, बहुत सारी चीज मैं उसमें से खा गया, है ना। यही चीज होती है जो हमारे बिजनेस को एक्सटेंड होने से रोकती है। यही चीज होती है जो हमारे बिजनेस को एक्सटेंड होने से रोकती है। और यकीन मानिए कि ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की जिस इंस्टेंट रिजल्ट वाले प्लेटफॉर्म की, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आपकी ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए जिससे कि डोनर आपको डोनेट करने से पहले विजिट कर सके। आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत सॉलिड होना चाहिए। आपने उस पर क्या शेयर कर रखा, क्या शेयर नहीं कर रखा, वो चीजें बहुत मायने रखती है, क्योंकि व्यक्ति आपको पहले विजिट करेगा, आपने क्या कर रखा है। मैंने काम कर रखे हैं तो मुझे डोनेशन मिला। ये इंस्टेंट रिजल्ट सबके लिए काम आ जाएगा? मैं आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मैंने अपने काम को दिखाकर डोनेशन मांगा, राइट। अब आपके फेसबुक प्रोफाइल पर, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आपके पास कोई काम ही नहीं है, दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। महीने में आप एक पोस्ट डालते हैं, उसके अंदर भी कुछ होता नहीं है। महीने में आपकी एक पोस्ट आती है, उसके अंदर भी कुछ होता नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, डोनेशन कौन देगा भैया? डोनर आपको डोनेट डोनेट करने से पहले जज करता है, राइट। तो वो बहुत सारी चीजें होती है। तो वहां पर हमारे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या हमारी सारी चीजें एक ही वे में चलनी चाहिए। अगर मैं अपने ऑफिस एड्रेस के अंदर MC429 यूज करता हूं तो मैं हर जगह MC429 ही यूज करूंगा, ठीक है। मैं कहीं भी अगर उसको छोड़ रहा हूं तो मेरी सरासर गलती है वो, और वो कहीं ना कहीं वो गलती मेरी मुझे दुख देगी जरूर। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं सेशन की ओर कि इसके अंदर हमें डालना क्या क्या होता है। सबसे पहले हमें डालना होता है नेम ऑफ द बिल्डिंग, राइट। अब मेरी बिल्डिंग का नाम बेशक जो है देवगन धर्मशाला है, लेकिन मैं उसको देवगन धर्मशाला क्यों कहूं? मैंने सबसे पहले अपने एड्रेस में क्या डाला, माधव जन कल्याण फाउंडेशन। मैंने अपनी बिल्डिंग का नाम ही क्या रख दिया, माधव जन कल्याण फाउंडेशन, क्योंकि मेरा वहां ऑफिस है, ऑफिस की चीज है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा, फ्लोर, किस फ्लोर पर मेरा ऑफिस है। मैंने ऑफिस का जो है, सॉरी, डोर नंबर, डोर या ऑफिस नंबर, राइट, ऑफिस नंबर, राइट। तो हमने क्या किया, मैं इसको सिंगल पेज पर लेकर चलता हूं थोड़ा सा। मैं इसको जरा सा स्मॉल कर रहा हूं जिससे कि आपको मैं सिंगल पेज पे सारी चीजें समझा सकूं। यस, हम यहां पर हैं, हम यहां पर हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स में, राइट। तो हमने क्या किया, हमने डोर ऑफिस नंबर डाला 111, ठीक है, जो हमारा डोर नंबर होता है। फ्लोर डाला मैंने, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, राइट। उसके बाद मुझे डालना है रोड नंबर, ठीक है, या रोड का नाम, ठीक है। उसके बाद हम अपना जो है पोस्ट ऑफिस डालते हैं, राइट। पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री। अब लोग कहेंगे सर हम इंडिया में तो इंडिया ही डालेंगे, ये बताने की भी क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत होती है बताने की। ये बताने की बिल्कुल जरूरत होती है दैट यू आर इन इंडिया। आपका जो एड्रेस होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए विथ कंट्री आल्सो, राइट। डिस्ट्रिक्ट के बाद हम एक चीज तो छोड़ ही गए, हमारा पिन कोड।
इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल ही गए भाई। सामने वाला हमें वैसे ढूंढ पाए ना ढूंढ पाए, लेकिन पिन कोड से जल्दी ढूंढ लेगा। तो हमने क्या क्या डाला यहाँ पर, नेम ऑफ द बिल्डिंग, डोर या फ्लोर नंबर, ठीक है, या ऑफिस नंबर। उसके बाद हमने फ्लोर डाला, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो जो भी है। रोड नंबर डाला हमें, अगर हम ग्राउंड पर ही हैं, हमारे यहाँ कोई फ्लोरिंग नहीं है, तो हम उसको ग्राउंड फ्लोर लिखेंगे, जरूर लिखना जरूर है, ठीक है। रोड नंबर या रोड का नेम, पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, ये सारी चीजें हमें जो है फर्निश करनी होती है अपनी डिटेल्स। और ध्यान रखिएगा, जहां भी आप यूज करें, आप पूरे प्रपोजल के अंदर कहीं भी कुछ भी यूज करें, चाहे आपने अपनी एप्लीकेशन लिखी थी, चाहे आपके लेटर हेड पर ही क्यों ना, हमारे लेटर हेड पर भी हमारा एड्रेस होता है ना, राइट। तो वहां पर भी हमारा सेम एड्रेस होना चाहिए जो हमने यहां डाला है। ये चीज क्लियर हुई है। ये दोनों चीजें आपकी कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने डिफरेंशिएट कर दी तो वो एक टेक्निकल फॉल्ट है। कल को कोई टेक्निकल व्यक्ति अगर वहां बैठा हुआ है, वो देख रहा है हर एक चीज को, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, राइट। कॉन्टेक्ट डिटेल के अंदर सबसे पहले तो हम क्या डालेंगे अपना, ये एड्रेस वगैरह, इसे हम टैग दे देते हैं पहले, पोस्टल एड्रेस। हमने इसको टैग दे दिया, सबसे पहले हम डालेंगे पोस्टल एड्रेस। मैंने यहाँ पर टैग दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। हमने पहली चीज क्या लिखी, पोस्टल एड्रेस, राइट। सेकंड हम यहाँ पर क्या चीज लेकर चलेंगे, वो रहेगा नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन, राइट। सेकंड चीज हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, सब हेडिंग सही है, नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन, ठीक है। इसको आप चाहे तो दो सेक्शन के अंदर बांट बांट सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। कई बार क्या होता है, हमने एक पर्सन की डिटेल दी हुई है, खुदा ना खास्ता वो जॉब छोड़ के चला गया, तो प्राइमरी या सेकेंडरी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, राइट। और जो है तीसरा पॉइंट जो हमारा हो जाता है, मैं इसको टैगिंग्स कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, राइट। क्या हुआ भैया, पोस्टल एड्रेस वाला कॉलम हमने बनाया। फिर हमने बनाया नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन, इसके अंदर हम चाहे तो दो कॉलम्स बनाते हैं, अगर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं। और तीसरा हम बनाते हैं ऑफिस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट। हमारी ऑफिस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर देनी है, जिससे कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी पर्सन कांटेक्ट ना कर पाए या वो फॉर ना रिसीव करें, तो आपके ऑफिस से डायरेक्टली आपको कांटेक्ट किया जा सके। कई बार क्या होता है कि सामने वाली एजेंसी आपके प्राइमरी या सेकेंडरी कांटेक्ट ऑफिस को नहीं कांटेक्ट करती है, आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहती है, संस्था में डायरेक्टली फोन कर लेती है। तो ये देखने के लिए कि भाई वाकई में आप एक्टिव हैं या नहीं है, राइट। इसके अंदर आप क्या क्या डालेंगे, नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन के अंदर हमने क्या क्या डालना है, उसका नाम डाल दिया हमने, ठीक है, जिससे हमारे कांटेक्ट होगा। और इसके अंदर हम क्या क्या डाल देंगे, जैसे कि हमारा ऑफिस फोन नंबर्स, ऑफिस नंबर डालेंगे हम इसके अंदर, राइट। इसके अलावा वेबसाइट डालेंगे, और ईमेल, राइट। ये तीन चीजें हम यहाँ पर जो है हमें डालनी होती है ऑफिस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आपको? से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। ग्रेट, थैंक यू। और ध्यान रखिएगा, जब आप वेबसाइट डालते हैं ना, तो कभी भी टाइप करने के चक्कर में मत पड़ना। आप अपनी वेबसाइट को पहले खोल लेना ब्राउजर के अंदर, और वहां से ऊपर से लिंक कॉपी करके फिर पेस्ट करना, राइट। तो कभी भी गलती नहीं होगी। हमारा सेकंड सेशन जो था, सेकंड टॉपिक जो था कॉन्टेक्ट डिटेल्स का, वो हम कंप्लीट अप कर चुके हैं, राइट। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लीगल स्टेटस की। लीगल स्टेटस के अंदर
हम चलेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसको हम कुछ कैटेगरीज दे रहा हूं मैं यहाँ पर, यूज कर लेते हैं। जो हमारे प्रीवियस कैंडिडेट्स हैं उनको पता है इस चीज के बारे में, आई थिंक सो। रिमाइंड है भाई? हैव यू रिमाइंड अबाउट द थिंग्स व्हाट इज सो कॉल्ड जेनेसिस, राइट? इसके अंदर हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं इसको, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, राइट? वेरी गुड। क्यों? 26 18, राइट? स्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को वॉइस में या? यस। नहीं सर। थैंक यू जी। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हो गई हमारी। फिर हम अपने डालेंगे डिटेल्स ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस। डिटेल्स ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस भी हम इसके अंदर डाल के चलेंगे, राइट? ये सारी डिटेल्स कंप्लीट हो गई। और इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं? लीगल स्टेटस के अंदर हम जेनेसिस डाल दिया हमने, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल दी। और कोई पॉइंट रह गया हमारा जो हमारे प्रीवियस कैंडिडेट्स हैं? कोई टॉपिक रहा हमारा? नो मत कीजिए सर, इंपॉर्टेंट चीज तो छोड़ ही दी हमने। संस्था की बैंक डिटेल्स, ये भी लीगल स्टेटस के अंदर आता है। एक बार चेक कीजिए पिछले पाठ्यक्रम में क्या मैंने यहीं पे लिखवाया हुआ है या अलग कहीं लिखवाया हुआ था इसको। लीगल स्टेटस में चेक कीजिएगा पिछले पाठ्यक्रम में। यस। नहीं सर, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं कंफर्टेबल मोड में हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लासेस ले सकता हूँ। 1 घंटे में कोई आफत नहीं टूटेगी, निश्चिंत रहिए। अ, हम अब बात करते हैं जेनेसिस की, राइट? अगर आपको जरा सी भी कोई दिक्कत लगे तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वो आ गया सर, 1280 जी हमारा जो है टैक्स एग्जेम्पशन में आ गया मैम। चलिए, अब हम बात करते हैं वन बाय वन, सभी टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। ये जेनेसिस क्या होता है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या लिखना है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में हमें क्या डालना है, और डिटेल्स ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस में क्या डालना है, राइट? जेनेसिस क्या होता है? ये आपकी संस्था का एक हिस्टोरिकल अकाउंट होता है। हिस्टोरिकल अकाउंट टू से कि आपको ना इसमें किसी एक को बलि का बकरा बनाना होता है। बलि का बकरा मीन टू से जो फाउंडर मेंबर हैं उनमें से किसी एक का नाम डालकर आपको अपनी एनजीओ की क्रिएटिंग स्टोरी क्रिएट करनी होती है। अगर नहीं है तो क्रिएट कर लीजिएगा। और वो स्टोरी हमेशा अलग अलग नहीं रहेगी, राइट? वो एक ही जैसी होनी चाहिए। अगर लाइफ में रियलिटी में कुछ इंसिडेंट हुए हैं तो वैसा डालिए, अगर नहीं हुए तो कोशिश कीजिए कुछ हम ऐसा इन्वेंट कर सकें। हमने संस्था क्यों खोली? क्योंकि वहां पर अगर आप लिखोगे जी मुझे किसी ने बताया था संस्था खोलने के बाद ग्रांट मिल जाती, मैं तो पैसे कमाने के लिए संस्था खोली थी, अगर ऐसा जेनेसिस आपने लिख दिया तो आपका प्रपोजल तो गया, राइट? तो इतना जेन्युइन भी नहीं लिखना है। एक जनरल जो हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं कि भाई एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन देना होता है, भाई हमारी संस्था एग्जिस्टेंस में कैसे आई, उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे काफी लोग लिखते हैं कि भाई मैं मुझे जहां तक याद है हमारे पास एक नारायण सेवा संस्थान जिनका कल नाम आया था, तो उनके पीछे की एक स्टोरी है कि अ, वो शायद कहीं गए हुए थे अस्पताल के अंदर, या पता नहीं किसको उन्होंने देखा था कि भाई ये जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके साथ ये समस्या होती है, तो उनका दिल द्रवित हो गया, उन्होंने उनकी सेवा करने का फर्ज उठा लिया, वटेवर जो भी है।
मैंने एक संस्था के लिए प्रोफाइल लिखा था, तो जब मैंने उनसे पूछा कि मैम आप स्पेशली हैंडीकैप के लिए क्यों काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर मेरी खुद की बेटी हैंडीकैप्ड है, तो वो क्या सफर करती है मैं जानती हूँ कि यही सब चीजें और बच्चे भी सफर कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने सर ये संस्था उनके लिए खोली। तो उसके पीछे एक मोरल स्टोरी है, राइट। तो वो होता है जेनेसिस। आपको वो स्टोरी टेलिंग के रूप में आपको बताना होता है कि संस्था के फाउंडर मेंबर के साथ ऐसा हुआ था, इसलिए उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये संस्था खोल दी। क्लियर है? जेनेसिस क्लियर हो गया है? आई थिंक सो। जेनेसिस को मैं इससे ज्यादा डिस्क्राइब क्या कर पाऊंगा। एक हिस्टोरिकल आपको स्टोरी एड ऑन करनी होती है। अगर ये चीज आपको क्लियर लगी हो, आसान लगी हो, तो से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। से क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज। जैसे मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ जेनेसिस के अंदर। अगर मैं अपनी संस्था माधव जन कल्याण फाउंडेशन का मैं सॉरी राष्ट्रीय जो महासंघ का अगर मैं जेनेसिस लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा। दिसंबर 2018 में हमने एक ध्येय बनाया कि भाई हम समाज सेवा के अंदर कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, और उसको देखते हुए हमने अपनी एक संस्थान रजिस्टर करवाई जिसका नाम था माधव जन कल्याण फाउंडेशन। 11 जनवरी 2019 में हमें संस्था का रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो हमारे लिंक्स और क्योंकि देखिए ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाले फाउंडर मेंबर का बैकग्राउंड क्या है। तो फाउंडर मेंबर का बैकग्राउंड इतना अच्छा था तो उन्होंने सभी जगह अपने घोड़े एक बार में दौड़ाने का प्रयास किया, तो उनको पता लगा कि इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बनने के बाद विलुप्त होती जा रही हैं, और उसका कारण रहा कि उनको सही मार्गदर्शन नहीं था, उनको ग्रांट्स फंड नहीं मिल पाते थे। और ग्रांट्स फंड तो तब मिलेंगे जब मार्गदर्शन सही मिलेगा, हमारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, यानी कि कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की बहुत कमी है इस सेक्टर के अंदर। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक जो है मतलब समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ जो है गाजियाबाद में आमंत्रित किया। 10 फरवरी 2019 का वो दिन था जहां पर समान विचारधारा वाले लोगों से बात की। और उनसे बात करने के बाद सेम डे, द डे ऑफ 10 फरवरी 2019, जो है सभी की सहमति के साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की स्थापना कर दी गई। तो एक मोरल स्टोरी इसके अंदर हमने जो है ये है जो जेन्युइन है वो मैंने आपको बताया। तो इस टाइप से आप अपनी जेन्युइनिटी बता सकते हैं कि आपकी संस्था के स्थापना के पीछे का मोरल क्या था, उसके पीछे का इंसिडेंट क्या है, उसके पीछे की कोई छुपी हुई कहानी है क्या, वो होती है आपका जेनेसिस। क्लियर है? अब बात करते हैं हम स्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर हमें क्या देना होता है, हमें देना होता है यहां पर डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। हमें यहां पर क्या देना होता है, रजिस्ट्रेशन डेट, राइट। हमें यहां पर क्या देना है, रजिस्ट्रेशन डेट। रजिस्ट्रेशन डेट, इसके अंदर हमें रजिस्ट्रेशन डेट देनी होती है। और याद रखिएगा यहां पर भी हम एक गलती करते हैं। हम डेट का ना कुछ काफी सारे हम पैटर्न्स यूज करते हैं, जिसमें पहले होता है ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। राइट, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। वाई 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 ऑब्लिक एम यानी कि मंथ, ऑब्लिक डी यानी कि डेट। कई बार हम ये वाला पैटर्न यूज करते हैं, राइट। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरा पैटर्न यूज करने लग जाते हैं। जैसे डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। राइट राइट, वाई 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 वाई, राइट। तो ये हम पैटर्न यूज करते हैं। कई बार हम कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, यहां पर मंथ पहले आ जाएगा, ऑब्लिक डी ऑब्लिक वाई 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 वाई, राइट। हम इन तीनों में से जो भी पैटर्न यूज करें, कोई भी पैटर्न गलत नहीं है। हम यहां पर इन तीनों में से जो भी पैटर्न यूज करें, ध्यान रखिएगा कि आप जब अपना पूरा प्रपोजल चेक करें तो वहां इस चीज को भी वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपके लेटर हेड। हमने सबसे पहली जो चीज सीखी थी वो क्या थी हमारी, कवर लेटर, राइट। कवर लेटर के अंदर हमने ऑब्वियस सी बात है हमने अपना लेटर हेड यूज किया होगा, तो वहां पर हमने किस डेट फॉर्मेट का यूज किया है मायने रखती है। आप आगे माइलस्टोन जब लिखेंगे तो वहां पर आप किस डेट फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं मायने रखता है, राइट। तो आप जहां भी यूज करें थ्रू आउट द टोटल प्रपोजल, आप पूरे प्रपोजल राइटिंग के दौरान वो फॉर्मेट आपको वही यूज करना है जो आप यहां पर यूज कर रहे हैं, राइट। यानी कि सभी जगह आपका जो फॉर्मेट है डेट का वो सेम होना चाहिए।
आई थिंक सो आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप पूरे प्रपोजल के अंदर सिमिलर फॉर्मेट यूज कीजिएगा डेट का। क्लियर है? अगर आप इस पैटर्न को यूज कर रहे हैं तो इस पैटर्न को यूज कीजिएगा, अगर आप इस पैटर्न को यूज करें तो इस पैटर्न को ही यूज कीजिएगा। कहने का मतलब आप जो भी पैटर्न यूज करें, आप ध्यान रखें कि आपने कौन सा पैटर्न यूज किया है और पूरे प्रोफाइल के अंदर सेम पैटर्न ही आपको यूज करना है, राइट। आप इनमें से कोई भी पैटर्न जो है ऑप्ट कर सकते हैं। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, राइट। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब हमें यहां पर क्या देना होता है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, राइट। मैं अब इस सेक्शन पर हूं, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर। यहां पर हमें क्या देना होता है, आ, हमें पूरी चीज देनी होती है इसके अंदर कि आप किस एक्ट और किस धारा के अंदर रजिस्टर्ड है। हम लोग कई बार कहते हैं रजिस्टर्ड ट्रस्ट लिख देते हैं हम केवल, नहीं, गलत है। सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रस्ट लिखने से बात नहीं बनेगी, रजिस्टर्ड सोसाइटी लिखने से बात नहीं बनेगी। हम यहां पर पूरी चीज लिखें, ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, राइट, 1961, या जो भी हम यूज करते हैं 1950, जो भी हम यूज करें, बट मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, कोई सही मत मान लेना, मुझे अभी इस समय याद नहीं है कि ट्रस्ट का एक्ट क्या होता है। हम सेक्शन 8 जब बनाते हैं तो हम उसको लिखते हैं सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। या सेक्शन 7 ऑफ सबसेक्शन 7A, जो भी है हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर पूरा चीज लिखी हुई आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लाइन यहाँ पर लिखी आती है, pursuant to subsection 2 of section 7 of Companies Act 2013, 18 of 2013 and Rule 18 of Companies Act Rule 2014। मैं यहां पर कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास ये चीज एक्यूरेट अवेलेबल है तो मैं एक्यूरेट डाल दूं, अदरवाइज मैं अगर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 भी लिखता हूं तो मेरा मान्य हो जाएगा। आपने ट्रस्ट एक्ट, जो भी ट्रस्ट एक्ट होता है, कौन सा होता है ट्रस्ट का एक्ट, मुझे कोई भी साथी बता दीजिए, मुझे इस समय याद नहीं है, मेरा उतना दिमाग कभी काम नहीं कर रहा। 1882, राइट, थैंक यू, थैंक्स अलॉट सर। रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट 1860, राइट, 1856 या 1860, जो भी आप यूज करते हैं। तो वो चीज आपको क्लियर वहां पर लिखनी होती है, किसके अंदर, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से यस, से यस, थैंक यू। चलिए जी, अब बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन डिटेल हमारी पूरी होगी, हम बात कर रहे हैं डिटेल ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस। डिटेल्स ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस, मैं यहां पर आ गया हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां पर हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स एग्जेम्पशंस पर। यहां पर हमें क्या क्या चीजें देनी होती हैं, यहां पर हमें क्या क्या चीजें देनी है, संस्था का पैन, राइट, संस्था का टैन, मेंशन कर दूं साथ साथ, इसके अंदर हमारा आ गया पैन, टैन, हमारा 12A, हमारा ATG, हमारा CSR 01, राइट। अगर हमारे पास FCRA भी है तो हम FCRA का एक अलग कॉलम बना